हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि आपको किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। यकीन मानिए, आप पूरा सेट देखिए और इससे पहले भी करा दीजिए, वो सब कर लेंगे, लगभग सभी टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर है? ठीक है दोस्तों, यूनेस्को की अगर हम बात करें, ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जो कि 2017 में हुआ था। ठीक है, 2017 में 8 जुलाई 2017 को जो है कराकोव, जो कि आपका कराकोव कहाँ पर है? कराकोव में हुआ था, जो कि पोलैंड में है। क्लियर, ये पोलैंड में है। ठीक, यहाँ पर यूनेस्को का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें जो है भारत के अहमदाबाद शहर को विश्व धरोहर सूची के शहर में शामिल किया गया था, और ये जो सांस्कृतिक श्रेणी में किया गया था। ठीक, सांस्कृतिक श्रेणी में जो है भारत का ये पहला शहर है जिसको सांस्कृतिक श्रेणी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि अहमदाबाद जो है पहला शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्लियर हुआ? अगर दोस्तों यूनेस्को की अगर हम बात करें, पहले तो पता होना चाहिए कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछी जाती है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ई फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, पूछा जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों, यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। यूनेस्को की स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई। वर्तमान में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो दोस्तों, आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले जो हैं इसके महासचिव, महानिदेशक हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अहमदाबाद इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वर्तमान मंत्री कौन है? तो दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वर्तमान मंत्री हैं। अगर पीयूष गोयल की अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल जो है भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल जी हैं। ठीक, शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो ये आपके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं ये। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, इनके भी मंत्री जो है यही हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान है। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? शिकागो में। इसमें भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पहले दोस्तों पता होना चाहिए कि विश्व धर्म सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। और शिकागो कहाँ है? शिकागो है दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, और ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ कब था? 1893 में हुआ था। इसमें दोस्तों भारत की तरफ से और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व जो करने गए थे वो स्वामी विवेकानंद जी गए थे। स्वामी विवेकानंद। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी गए थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद इज राइट आंसर। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्या और प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं? देख लेते हैं। पहले तो पता होना चाहिए कि इनका जन्म जो है दोस्तों 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। 1863 ईस्वी कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। ठीक दोस्तों, 12 जनवरी को इनके ही जन्म दिवस को जो है हम लोग जो है युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग जो है युवा दिवस मनाते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, अगर स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड नेम पूछा जाए, इनका बचपन का नाम दोस्तों जो है एग्जाम ओरिएंटेड है, नरेंद्र नाथ जो है इनका बचपन का नाम था।
स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद जी किसने कहा? ठीक, किसने कहा है? ये दोस्तों महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी ने कहा। ठीक है, महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी ने जो है इनको स्वामी विवेकानंद कहकर पुकारा। महाराजा अजीत सिंह खेतड़ी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा दोस्तों, जब ये यहाँ पर शिकागो गए थे, इनसे प्रभावित होकर एक महिला आई थी इनके साथ। वो कौन है? उनका नाम है दोस्तों मार्गरेट नोबेल। ठीक है, मार्गरेट नोबेल जो है इनके साथ आई थी, जिनका नाम जो है भारत में जो है सिस्टर निवेदिता कहा गया। सिस्टर निवेदिता। ठीक, ये स्वामी विवेकानंद जी के साथ भारत आई थी। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की? कलकत्ता में की। ठीक, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु जी थे। इसके अलावा इनकी जो पत्रिकाएं हैं वो याद रखेंगे। इनकी दो पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसमें से इनकी जो है एक आपका प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत ये याद रखेंगे। दूसरी दोस्तों उद्बोधन। ठीक है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन जो है इनकी दो पत्रिकाएं हैं। इनको और क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, इनको जो है नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहा जाता है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक। ठीक, नव हिंदू जागरण का संस्थापक जो है इनको कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई। इनकी पुस्तक की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं। इनकी पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, राजयोग इनकी पुस्तक है, कर्मयोग इनकी पुस्तक है। ठीक है, राजयोग, कर्मयोग और एक और है आपकी ज्ञान योग इनकी पुस्तक है। ठीक है, ज्ञान योग। इसके अलावा इनकी वेदांत फिलोसफी। ठीक, वेदांत फिलोसफी इनकी एक पुस्तक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा हम राजा राममोहन राय के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा ये ऑप्शन में क्या है, इनके बारे में क्या पॉइंट बन सकते हैं। अगर दोस्तों हम राजा राममोहन राय की हम बात करें, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको दोस्तों राजा की जो उपाधि है वो अकबर द्वितीय द्वारा दी गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने दी? अकबर द्वितीय ने जो है इनको राजा की उपाधि दी। इन्होंने कुछ संगठन स्थापित किए थे, जिसमें से जो है इनका एक ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की ये यार पता होनी चाहिए। तो 1828 में, और इन्होंने जो है कहाँ से की? कलकत्ता से जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की। आत्मीय सभा, इनकी ईयर याद रखना बहुत जरूरी है। 1815 में इन्होंने जो है आत्मीय सभा की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना जो है इन्होंने की, और ये जो है 1825 में इन्होंने जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये पूछ लिए जाते हैं सीक्वेंस सीरीज में। ठीक है, इनका एक अखबार है, इनका न्यूज़पेपर है जो कि इंपॉर्टेंट है। इनके न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों मिरातुल अखबार। ठीक, मिरातुल अखबार जो है इनका एक न्यूज़पेपर है। तो ये किस भाषा में था ये भी इंपॉर्टेंट है। ये फारसी भाषा में जो है दोस्तों इन्होंने मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। इनके अगर हम पत्रिका की बात करें, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक, संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका का नाम है। संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी जो है इनकी पत्रिका का नाम है, जो कि बांग्ला भाषा में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी डेथ कहाँ हुई थी, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी मृत्यु जो है एक तो 1833 ईस्वी में हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। ब्रिस्टल में हुई थी, और ब्रिस्टल कहाँ है दोस्तों? ब्रिस्टल जो है वो ब्रिटेन में है। ठीक, ब्रिस्टल ब्रिटेन में जो है इनकी डेथ हुई थी। क्लियर हुआ? और इनको और भी कुछ कहा, इनको जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इनको जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता इन्हें कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा जो है इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक, ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का जनक जो है इन्हें कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, का जनक। ठीक है, ये तो इनको कहा जाता है।
इसके अलावा और ऑप्शन में क्या था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की अगर हम बात करें तो संपूर्ण क्रांति से ये संबंधित है। संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित है, ये याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 विश्व धर्म सम्मेलन जो है कहाँ कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम 4 की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरोप नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये होगा यूरो। कह रहा है कि कौन सा देश जो है यूरो का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, ये यूरोप नहीं लिखा है, यहाँ पर यूरो लिखा होगा। ठीक है, यूरो मुद्रा है। तो दोस्तों ग्रीस की अगर मुद्रा की हम बात करें तो ग्रीस की मुद्रा यूरो होती है। फिनलैंड की मुद्रा भी यूरो है। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो एस्टोनिया की भी मुद्रा यूरो है। स्वीडन की अगर हम बात करें तो स्वीडन की मुद्रा जो है स्वीडिश क्रोनर है। स्वीडिश क्रोनर जो है इसकी मुद्रा है। तो नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ए और बी दोनों नहीं। तो ये 5 ऑप्शन है, आजकल 5 ऑप्शन का है तो उस हिसाब से प्रश्न बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। करा कि केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैशटैग भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जिसको रेगुलेट करती हैं, संचालित करती हैं, तो दोस्तों वो है आपका मांटुगा रेलवे स्टेशन। ठीक, मांटुगा रेलवे स्टेशन। स्टेशन है कहाँ दोस्तों? ये स्टेशन जो है महाराष्ट्र में, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो मांटुगा रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि महिलाओं द्वारा रेगुलेट किया था। और ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? ठीक दोस्तों, जो कृष्णराज सागर बांध जो है वो दोस्तों कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, ये कहाँ पर है? कर्नाटक का एक ये डैम है। क्लियर हुआ। और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक के कुछ परियोजनाएं हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अलमाटी परियोजना कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। अलमाटी परियोजना जो है केरल की है। और ये किस नदी पर पूछा जाए तो ये कृष्णा नदी पर जो है अलमाटी परियोजना है। क्लियर। इसके बाद इसके अलावा घाट प्रभा परियोजना कहाँ की है? वो आपकी कर्नाटक की है। इसके अलावा तुंगभद्रा परियोजना जो है वो भी कहाँ की है? तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक की है। ठीक, अगर हम दोस्तों एमपी की हम बात करें, एमपी की कुछ परियोजना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना कहाँ की है? एमपी की है और ये दोस्तों नर्मदा नदी पर है। ठीक, नर्मदा नदी पर है। इसके अलावा गांधी सागर परियोजना, और ये दोस्तों गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। ठीक, कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। एक और है आपकी बाढ़ सागर परियोजना। ये जो एग्जाम बाढ़ सागर परियोजना, ठीक है, ये बाढ़ सागर परियोजना है और ये आपकी सोन नदी पर है। ठीक है, इसके अलावा तवा परियोजना याद रखेंगे। तवा परियोजना एमपी की है और ये तवा नदी पर ही है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं फिर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, और कृष्णराज सागर बांध यहाँ पर है, ये कर्नाटक का है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि कोली नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? दोस्तों कोली नृत्य जो है वो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। क्लियर। कोली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। क्लियर हुआ। कोली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। एमपी के कुछ लोक नृत्यों की हम बात कर लें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है जवारा नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है, एग्जाम में पूछा जाता है। मटकी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। और भगोरिया, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जवारा, मटकी, भगोरिया कहाँ के? मध्य प्रदेश के।
अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की हम बात करें, जो चरकुला इम्पोर्टेंट है, यूपी का है। ख्याल उत्तर प्रदेश का है। कजरी उत्तर प्रदेश का, और नौटंकी और रासलीला ये सब कहाँ के? यूपी के। अगर हम पंजाब के लोक नृत्य की हम बात करें, एक तो आप जानते हैं कि भांगड़ा, गिद्दा और इसके अलावा बागा। ठीक है, ये अलग है, ये भांगड़ा और गिद्दा तो ज्यादातर पता है। भांगड़ा और गिद्दा में अंतर क्या है दोस्तों? भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है, जबकि गिद्दा जो है महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो कोली नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि चिकनकारी। चिकनकारी दोस्तों कपड़ा की एक कढ़ाई शैली है, ठीक है, जो सबसे प्रारंभिक है, और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक कढ़ाई शैली है। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 9 कह रहा कि वह मध्य एशियाई शासक कौन थे? मध्य एशियाई शासक जिन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर ने की। ठीक है, किन्होंने ने की? बाबर ने। ठीक, बाबर का वास्तविक नाम क्या है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मोहम्मद बाबर जो है इनका वास्तविक नाम है। क्लियर हुआ? और इन्होंने जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद जो है इन्होंने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? ये दोस्तों 21 अप्रैल 1900 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई, और ये किस किस के बीच में हुई? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई। ठीक, इब्राहिम लोदी के बीच में हुई, जिसमें जो है बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी जो है दोस्तों लोदी वंश का अंतिम शासक है, ये भी याद रखेंगे। और लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक हैं। क्लियर हुआ? घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये सब जो है बाबर ने लड़े थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर इज अ राइट आंसर। क्लियर हुआ? और इसके अलावा पानीपत की दो और लड़ाई हुई थी, वो भी देख लेते हैं। देखो सेकेंड लड़ाई पानीपत की कब हुई थी? ये दोस्तों 5 नवंबर 1526 को जो है पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई। ये किस किसके बीच में हुई? ये दोस्तों अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुई। अगर अकबर ना हो तो अकबर की तरफ से लड़े थे दोस्तों बैरम खान। ठीक है, जिसमें जो है अकबर विजयी हुआ था। पानीपत की तृतीय लड़ाई की हम बात करें, पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है दोस्तों जनवरी 1761 को है पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। मेन तो यह याद रखना 1761। ठीक है, ये अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिव राव भाव, सदाशिव राव भाव के बीच में हुई थी। ठीक है, सदाशिव राव भाव के बीच में हुई थी, इंपॉर्टेंट है। तो बाबर जो है मुगल साम्राज्य के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर, बोलोमीटर, आमीटर, विस्कोमीटर नहीं। एनीमोमीटर की अगर हम बात करें तो ये वायु या हवा की गति, ठीक, हवा की गति मापनी हो तो आप एनीमोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों अगर हम बोलोमीटर की अगर हम बात करें तो बोलोमीटर का इस्तेमाल जो है ऊष्मीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है, ऊष्मीय विकिरण। ठीक है, आमीटर जो है दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए आमीटर। और विस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो द्रवों की श्यानता नापने के लिए जो है किया जाता है। तो बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 5 ई, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? हमको क्या है कि एक एक चीज पता होनी चाहिए, तभी तो हम ये कर पाएंगे 5 ऑप्शन वाले। उपरोक्त में से कोई नहीं है राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है
तो 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। कहां से? ग्वालियर टैंक मुंबई से। ये याद रखेंगे, ग्वालियर टैंक मुंबई से जो है इसको शुरुआत की गई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, कौन सा? करो या मरो। करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 इज ए राइट आंसर। 1940 की अगर हम बात करें तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है दोस्तों 1940 में स्टार्ट हुआ था। ये विचार किसका था? ये जो आइडिया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ये गांधी जी का था। ठीक। अच्छा, प्रश्न ये पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत पहले सत्याग्रही कौन बने? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले सत्याग्रही जो बने, पहले सत्याग्रही बने कौन? ये एग्जाम ओरिएंटेड है, कई बार पूछा है। तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जो है दोस्तों पहले सत्याग्रही बने। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे सत्याग्रही बने जो दोस्तों वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो दूसरे सत्याग्रही बने। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अच्छा, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो 1940 में था। ये कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों इसकी शुरुआत जो है पबनार आश्रम से हुई थी। पबनार आश्रम, और ये आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक, इंपॉर्टेंट था। तो 1942 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि पद्म पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं? जिसको पद्म पुरस्कार जो है भारत का एक उच्च सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक आपका होता है दोस्तों पद्म विभूषण, जो कि पद्मों में सर्वोच्च है। फिर होता है दोस्तों पद्म भूषण, जो कि सेकंड नंबर का है। और तीसरा होता है दोस्तों पद्म श्री। ऐसे याद रख सकते हैं, पद्म तो कॉमन है, देखो भूषण में 4 हैं, ये इन तीनों में सर्वोच्च है, फिर 3 फिर 1। ठीक है। अच्छा, 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो ये 5 लोगों को दिया गया है। ये कौन-कौन से हैं ये आप याद कर लेंगे, या जब हम लोगों को क्वेश्चन आएंगे तो कर लेंगे। पद्म भूषण के बाद ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि 2024 में कितने व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण दिया गया? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। पद्म भूषण की हम बात करें तो ये 17 व्यक्तियों को दिया गया है। जबकि पद्म श्री की अगर हम बात करें तो ये 110 जन को जो है पद्म श्री दिया गया है। इस प्रकार से टोटल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? 132 पद्म पुरस्कार 2024 में दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। ये लगभग सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। ये कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, खेल-कूद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में, है ना? और समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्र ये कवर कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजकल ये पैटर्न आ रहा है ऑप्शन 5 में। ठीक है। तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में दिया जाता है, कला, साहित्य और खेलकूद सभी क्षेत्रों में जाता है, और ये याद रखेंगे। ये 2024 का डेटा है। क्लियर? इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि पद्म भूषण कितने मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, ये आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा लिखी गई? दोस्तों द गाइड पुस्तक के रचयिता जो हैं वो हैं आर के नारायण। आर के नारायण जो हैं वो द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है। अ सुइटेबल बॉय की हम बात करें तो विक्रम सेठ। ठीक। विक्रम सेठ जो है अ सुइटेबल के हैं। द नेमसेक की अगर हम बात करें तो जो नेमसेक के हैं झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी जो हैं इसके हैं। तो क्या सिर्फ एक ही तो है द गाइड आर के नारायण की? ए और बी दोनों? नहीं, ये तो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए इज ए राइट आंसर। ठीक है। तो द गाइड जो है आर के नारायण की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 14 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री
किस लेखक द्वारा लिखी गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, याद रखेंगे। क्लियर? देखिए हमें अब आगे नहीं बढ़ना है, अब थोड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हम जानेंगे। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, उनने जो है कुछ नारे दिए थे। इनके दो नारे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने दिया था आराम हराम है, आराम हराम है का नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इन्होंने दिया था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ठीक है। इन्होंने दिया मतलब यदि भारत ही मर जाएगा तो कौन जिंदा रहेगा, समझ रहे हो? तो भारत कितना इंपॉर्टेंट है। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज इन्होंने नारा दिया, ठीक। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन है, उनके दो अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इंपॉर्टेंट है। एक तो 1929 का अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में, लाहौर 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई। इसके अलावा इन्होंने जो है 1936 और 37 के अधिवेशन की भी अध्यक्षता की और ये अधिवेशन हुआ था फैजपुर। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ वो हुआ फैजपुर अधिवेशन 1936-37 में हुआ और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये पॉइंट इतनी बात समझ में आए। ठीक, इनका न्यूज़पेपर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके न्यूज़पेपर का नाम है दोस्तों नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो है इनका न्यूज़पेपर है और ये प्रकाशित कहाँ से हुआ था? फ्रॉम लखनऊ से ये जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित हुआ था और कब हुआ था? ये 1938 में प्रकाशित किया था। ये किस भाषा में है? ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। नेशनल हेराल्ड इनकी जो है न्यूज़पेपर है। इनकी एक बुक है जो कि इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इनकी पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट थे। अगर हम दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है? वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम किन्होंने लिखा है? जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और ये कहाँ से लिया? इन्होंने अपनी पुस्तक आनंद मठ से लिया था। ठीक, ये भी पूछा जाता है, आनंद मठ से लिया था। ठीक, आनंद मठ से लिया था। वंदे मातरम भारत का क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और संविधान द्वारा भारत के वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को इसको जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। क्लियर? ये तो रहा पंडित बंकिम चटर्जी से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अब हम एक पेज जोड़ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की हम बात करें दोस्तों, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर से क्या प्रश्न बन सकते हैं? पहले तो एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहकर किसने पुकारा या गुरुदेव की उपाधि किसने दी? एग्जाम में पूछा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है दोस्तों गांधी जी ने दी। ठीक, गांधी जी द्वारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि की। दोस्तों हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, हम आपके मन में पहले क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं, क्लिक करा रहे हैं, फिर उसके आंसर बता रहे हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट सीखने को मिलेगा। ठीक है, इन्होंने एक गठन किया था किसका? विश्व भारती का गठन जो इन्होंने किया, विश्व भारती। और ये कब किया? इसकी ईयर पूछी जाती है। तो दोस्तों ये 1912 को जो है विश्व भारती का गठन किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दोस्तों जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रचा। और ये जनगण मन को पहली बार कब गाया गया? फर्स्ट टाइम गाया। कब गाया? दोस्तों ये 1911
इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का सेशन जो हुआ था, ठीक है, उसमें जो है पहली बार इसको गाया गया। अच्छा, जनगण मन भारत का है क्या? ये भारत का राष्ट्रीय गान है, ठीक, राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन गण। और इसको राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया है? दोस्तों, इसको भी जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। क्लियर हुआ? इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि। इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ही उनको जो है 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिला, ठीक। इस प्रकार से जो है रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय एवं एशिया के भी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। और किस पुस्तक के लिए किया? गीतांजलि के लिए इनको मिला। और कब मिला? 1913 में। इसके अलावा इनकी पुस्तक है द पोस्ट ऑफिस। इनकी एक पुस्तक है द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है। द पोस्ट ऑफिस पुस्तक इनकी रविंद्रनाथ टैगोर की। क्लियर हुआ? और जयप्रकाश नारायण आप जानते हैं संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। क्लियर हुआ? तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। ऊपर एक प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण था क्या था? राजा राम मोहन राय हम लोगों ने जान लिया था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों ये जो गलती कर गए थे ना, ये जयप्रकाश नारायण, हमने सोचा जयप्रकाश नारायण नहीं है, ये श्री गुरुदेव नारायण गुरु हैं। तो ये संपूर्ण क्रांति से ये नहीं है, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। हमने एकदम देखा तो हमें लगा कि जयप्रकाश नारायण लिखा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी, ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित नहीं है। क्लियर हुआ? वहां पर सही कर लेना। वहां पर हमने बोला मुंह से जयप्रकाश नारायण था लेकिन लिखा नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर अब कौन सा था? प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? आजकल नहीं का पैटर्न ज्यादा पूछा है। दोस्तों, अगर नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आपके मन में क्लिक हो गया होगा। तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। पहले जो है दोस्तों 5 श्रेणी में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। अब वर्तमान में दोस्तों 6 श्रेणी में या 6 क्षेत्रों में जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और कौन-कौन से क्षेत्र हैं ये याद रखेंगे। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक आपका शांति के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में दोस्तों जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में इन पांचों में दिया था, फिर बाद में जोड़ दिया गया अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है और ये 1969 को जोड़ा गया है। मतलब 1969 से जो है अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। इंपॉर्टेंट है। तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, गणित का नोबेल किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल एक पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एबल प्राइज को जो है, एबल पुरस्कार को, एबल पुरस्कार को है दोस्तों गणित का नोबेल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? वैसे तो दोस्तों शहीद दिवस जो है 2 तारीख को मनाया जाता है। एक तो दोस्तों 23 मार्च को भी मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को क्या हुई थी? फांसी हुई थी, ठीक है। दूसरा दोस्तों 30 जनवरी 1948 को जो है हत्या कर दी गई थी किनकी? गांधी जी की। गांधी जी की। और किसके द्वारा? गोपाल किस गोपाल करेंगे? नाथूराम गोडसे, ठीक, नाथूराम गोडसे द्वारा जो है हत्या कर दी।
तो अगर देख लेना पर्टिकुलर अलग-अलग हों तो अलग-अलग आंसर मारेंगे। तो यहाँ पर तो इसका तो आंसर ये भी होना चाहिए था और ये भी होना चाहिए था, ठीक है? तो आयोग ने जो इसका आंसर माना था, जब ये प्रश्न आया है तो उसमें जो सिर्फ 30 जनवरी माना था। लेकिन आप देख लेंगे कि ए और बी दोनों ही वैसे इस माना जाता है, बट एग्जैक्ट आंसर जो है राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को आयोग ने आंसर मारा है। ऑप्शन में 23 मार्च भी था। क्लियर? प्रश्न नंबर 17 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश डूरंड रेखा द्वारा विभाजित होता है? दोस्तों डूरंड रेखा जो है अब जो है भारत नहीं है, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान को विभाजित करता है, ठीक है। डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करता है। ऑप्शन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और अफगानिस्तान नहीं, चीन और पाकिस्तान नहीं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं इज राइट आंसर। डूरंड रेखा किस किस को विभाजित करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? ठीक, तो रेड क्लिप रेखा जो है, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। भारत और अफगानिस्तान को पहले डूरंड रेखा थी, अब नहीं मानी जाती है। अब चीन और पाकिस्तान का तो कोई संपर्क ही नहीं है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों 38वीं समांतर रेखा, ये इंपॉर्टेंट है, 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं समांतर रेखा विभाजित करती है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किस किस को विभाजित करती है? ये दोस्तों भारत और चीन को जो है मैकमोहन रेखा विभाजित करती है। क्लियर है? इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट कुछ बाउंड्रीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंडेसियन रेखा, मेंडेसियन रेखा, ये दोनों किसको अलग करती है? ये दोनों दोस्तों कनाडा और अमेरिका को अलग करती है, कनाडा और अमेरिका, ठीक है। कनाडा और अमेरिका को करती है 49वीं समांतर रेखा, इंपॉर्टेंट है, और मेंडेसियन समांतर रेखा। इसके अलावा 70वीं समांतर रेखा की अगर हम बात करें, 70 नहीं 17वीं 17th समांतर रेखा की अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम को विभाजित करती है, दक्षिण वियतनाम को विभाजित करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो है कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा हिंडनबर्ग रेखा एक इंपॉर्टेंट है, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, ये किसको किसको अलग करती है? ये जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। किसको? जर्मनी एंड पोलैंड को अलग करती है हिंडनबर्ग रेखा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और रेखा है जो जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है, जो ओडरनिसे रेखा, ओडरनिसे रेखा जो है इनको अलग करती है, ठीक है। एक और है रेखा, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। एक और इंपॉर्टेंट रेखा जिसे हम कहते हैं सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड रेखा, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी सीज फ्राइड रेखा जो है किन दो देशों को अलग करती है? ये दोस्तों जर्मनी और फ्रांस, ठीक। फ्राइड में फ्रा आ रहा है ना, और फ्रांस में फ्रा आ रहा है, तो ये यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है। ये ज्यादातर मोस्टली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आप अगर बाउंड्री से रिलेटेड आता है तो जो आज हम लोगों ने भी डिस्कस किया यहीं से एग्जाम में आ जाएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है। पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, वो है दोस्तों कमलजीत सिंधु, और इन्होंने जो है 400 मीटर दौड़ में जीता। ये एशियाई खेल कब हुए थे और कहाँ हुए थे? ये तो एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों। ये 1970 में हुए थे, 1970, और कहाँ पर? बैंकॉक में, ठीक, बैंकॉक में ये हुए थे। क्लियर हुआ? प्रश्न नंबर 19,
कह रहा है कि भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ये इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें पूरी डिटेल पता होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो लेटेराइट मिट्टी जो आपको पता है कि लाल मिट्टी होती है, साधारणतः लाल रंग की होती है, ये बात सही है। ये नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है, नहीं, नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध नहीं होती है, इसमें कमी होती है, ये पॉइंट गलत। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, नहीं, ये तो नहीं, ये तो लगभग लाल मिट्टी जो है ना मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के इधर उधर जो है लाल मिट्टी का विस्तार है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी फसल होती है, ये बात सही है। तो यानी कि 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1 और 4 इज अ राइट आंसर। क्लियर। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है दोस्तों। अगर हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है भारत में सबसे लंबी सीमा, ठीक, सबसे लंबी सीमा किसकी है, वो दोस्तों बांग्लादेश की है। लंबाई भी पूछी जाती है, ये लगभग 4096.7 मीटर है इसकी लंबाई, मीटर नहीं सॉरी किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है। बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, या यूं कहें भारत के 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। वो 5 राज्य कौन कौन से ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक आपका पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। दूसरा दोस्तों असम, तीसरा दोस्तों आपका त्रिपुरा, और चौथा आपका जो है मिजोरम, मिजोरम, और पांचवा जो है दोस्तों वो है मेघालय। इसके अलावा एक पॉइंट और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कई बार एग्जाम में आ चुका, त्रिपुरा। प्रश्न पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा है, वो त्रिपुरा। तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा, तीनों ओर से घिरा राज्य कौन सा है, आपका त्रिपुरा है। क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, असम लगाता है, करता है, नागालैंड नहीं करता है, सिक्किम नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी और सी इज अ राइट आंसर, यानी कि ये दोनों नहीं पूछा है ना। अगर पूछता कौन सी सीमा साझा करता है तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, नहीं पूछा है तो बी और सी साझा नहीं करते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और जिस तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, हम तो यही कहेंगे कि आप नोट्स बनाते जाएं और आप खुद को बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। सो अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों दोस्तों तक जरूर शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।